हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपका चैप्टर है उसके क्विक रिविजन, उसके क्विक समरी को देखेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सेल जब हम पढ़ते हैं तो सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल थ्योरी हमने सबसे पहली बार क्लास 8th में सेल चैप्टर में पढ़ी थी, जहां पर 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, सर शेल्डन, श्वान एंड विर्चॉ। और उन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग 3 स्टेटमेंट्स दिए थे, जिनका अल्टीमेटली मतलब ये था। पहला स्टेटमेंट कहता था ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा स्टेटमेंट था ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन दोनों को फिर लेटर ऑन कंबाइन कर दिया गया और ये बोला गया ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। पहला बन गया। और दूसरा पोस्टुलेट उस थ्योरी का क्या बना कि ऑल दी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये दिया था सर विर्चॉ ने। तो यही हमारी सेल थ्योरी कहती थी। देखो, सबसे पहले सर एमजे शेल्डन एंड सर टी.एस. श्वान, टी श्वान जो थे, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड फॉर्मुलेट करी थ्योरी। कब करी थी? 1839 में करी थी। साइंटिस्ट के नाम और ईयर इंपॉर्टेंट है, अलग पेन से अलग कलर से लिखते चलना है। नेक्स्ट फिर मॉडिफाई किया करने के लिए आए सर रुडोल्फ विर्चॉ। कौन से ईयर में? 1855 में। और उन्होंने ये बताया कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं और इन सब को समराइज कर दिया गया। और समरी जब निकाली गई तो पहला स्टेटमेंट उसका ये बना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं। सेकेंड थ्योरी आई, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए उस चैप्टर का नाम आपकी बुक में था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोला उन्होंने? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है एकदम बेसिक। बनाने वाला भी सेल है और काम करने वाला भी सेल है। अब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी की भी बॉडी देखोगे तो पूरी बॉडी किस चीज की बनी है? सेल की बनी है। पूरी बॉडी में जो कुछ भी काम चल रहा है, कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। दैट इज वाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और एक्चुअली इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है इस स्टेटमेंट से कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने दिया था और कब दिया था? तो किसने दिया था? सर विर्चॉ ने दिया था 1855 में। और ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल जन्म ले सकते हैं वो कहां से बन के आएंगे? पुराने पहले से प्रेजेंट सेल से बन के आएंगे। ये थी हमारी थ्योरी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वायरस जो थे वो हमेशा से एक्सेप्शन थे इस थ्योरी में। ऐसा क्यों कि वायरस एक्सेप्शन है? वायरस को जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था तब भी किसी कैटेगरी में, किसी किंगडम में नहीं रखा गया था, क्योंकि वायरस को बोला जाता है, देखो कितना सुंदर वायरस दिख रहा है पर होता नहीं है इतना अच्छा। वायरस को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है वायरस। यानी कि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग वाले होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग वाले भी होते हैं। इसीलिए इस पर हमेशा से कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि जो वायरस है उसके पास खुद का स्ट्रक्चर नहीं है। देखो, जब वायरस हम पढ़ने जाते हैं तो हम देखते हैं उसके बाहर एक एनवेलप वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो प्रोटीन का बना है, अंदर कैप्सिड वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कैप्सोमियर का बना है, सबसे अंदर न्यूक्लिक मटीरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए डीएनए दोनों हो सकता है, लेकिन ये खुद से डिवाइड नहीं कर सकता। इसको दूसरे लिविंग सेल के अंदर जाना पड़ता है और फिर ये डिवाइड करता है दूसरे लिविंग सेल के जीनोम के साथ कंबाइन होके। तो इसीलिए वायरस हमेशा से सेल थ्योरी में एक्सेप्शन था, क्योंकि सेल से ना तो वायरस से ना तो किसी की बॉडी बन पाई, ना ही वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड कर पा रहा था। तो ये सेल थ्योरी से बिल्कुल अलग था। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, वायरस कैन रिप्रोड्यूस यूजिंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल ओनली। देखो, रिप्रोड्यूस कर लेगा लेकिन ओनली इनसाइड दी होस्ट। होस्ट चाहिए जो इसको अपना जीनोमिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करे ताकि ये डिवाइड कर सके। मैंने जब हम वायरस पढ़ते हैं तो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ते हैं कि वायरस कैसे डिवाइड करता है। खुद से कुछ नहीं कर पाता, दूसरे सेल के बैक्टीरिया के न्यूक्लिक मटेरियल के साथ जुड़ के फिर डिवाइड करता है। सो
ओनली इनसाइड द होस्ट विच प्रोवाइड्स इट विथ, जो इसको क्या दे देता है, रॉ मटेरियल दे देता है, बायोसिंथेसिस मशीनरी दे देता है। यानी ये वायरस इतना सेल्फिश है कि दूसरे लिविंग सेल को अपना मशीनरी मानता है टू रेप्लिकेट। एंड आउटसाइड द होस्ट, अगर ये होस्ट के बाहर है, सपोज किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर है, टेबल चेयर पेपर पेन किसी पर भी रखा है वायरस, तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, वो एक कचरे जैसा है, नॉन लिविंग डस्ट पार्टिकल टाइप का। लेकिन जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगेगा। So outside the host cell they are just non-living inert particles. Inert particles. Due to this fact virus can be considered as exception to the cell theory. और इसी वजह से वायरस हमेशा exception माना गया, एक अनोखा माना गया, सेल थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया गया। अब सेल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सेल थ्योरी जो जानना जरूरी है। मैच्योर नर्व सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। जो हमारे मैच्योर नर्व सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते भाई, दे कांट डिवाइड। लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स रिटेन माइटोटिक एबिलिटी बट सेल्डम डिवाइड नॉर्मली। लेकिन जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, मसल के सेल्स होते हैं, उनमें माइटोटिक एबिलिटी, डिवीजन की एबिलिटी होती है, सो सेल्डम दे डिवाइड नॉर्मली, तो वो नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीएलओ, पीपीएलओ को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं विच इज माइकोप्लाज्मा, दुनिया का सबसे छोटा सेल, द स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, सच एज माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। ये जो है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसका साइज 0.1 से 0.3 नैनोमीटर तक का होता है। इसके बाद अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो हम सबको पता है ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है। अब देखो ये कोई नहीं पूछेगा कि ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है या नहीं, लेकिन साइज जरूर पूछ सकते हैं। तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो 6 इंचेस है डायमीटर में, मैंने डायमीटर बोला है। देन वी गो विद द नर्व सेल विच इज द लॉन्गेस्ट सेल। न्यूरॉन नर्व सेल जो होता है वो सबसे लंबा सेल होता है in animal measuring more than 90 centimeter long. It's more than 90 centimeter long. तो ये इसका साइज याद रखेंगे, लिख लिया? Okay. Now the next type of cell. These cells and their compounds like cell organelles are measured in terms of fractions of millimeters. जब इन्हें measure करते हैं तो इन्हें fractions of millimeters में measure करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये बहुत small size का होता है, सेल हम naked eye से नहीं देख सकते। Depending upon nature of nucleus and basic nature. अब कैसा न्यूक्लियस है, सेल में कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, बेसिक नेचर क्या है, उसके ऊपर हमने सेल्स को डिवाइड किया हुआ है। पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसे हम प्रिमिटिव सेल के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जहां पर आप यूं समझ लो कि एक अस्त व्यस्त घर जैसा है, जहां पर चीजें सेटल नहीं है, अपनी जगह पर नहीं है और सब कुछ फैला हुआ सा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियर मटेरियल बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहता है साइड, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो है नहीं। तो सारी चीजें बस ऐसी इरेगुलरली सी सेल में अरेंज्ड हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हर चीज बहुत सिस्टमैटिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, फिर जो न्यूक्लियस है वो भी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। सी नाउ प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक। न्यूक्लियोइड जो है वो इट प्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, और न्यूक्लियोइड ही इसका जेनेटिक मटेरियल है। कौन है इसका जेनेटिक मटेरियल? न्यूक्लियोइड। देन मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेसिफिकली जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, उनके पास एनवेलप जो है वो होता है आउटर ग्लाइकोकैलिक्स जिसे कहते हैं, फॉलोड बाय पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल होती है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि हमने 3 लेयर देखी। आउटर लेयर हमको कौन सी मिलेगी? ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स की। उसके अंदर वाली लेयर हमको कौन सी मिलेगी? इसके अंदर की जो ये लेयर है ये वाली हमको मिलती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक। और पेप्टिडोग्लाइकन के बाद इसके भी अंदर जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? इट इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 चीजें हमको देखने को मिलेंगी। क्लियर? ओके, नोट इट डाउन, लिख लिया? डन, फाइन। नाउ द नेक्स्ट,
अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल को हम एडवांस्ड सेल बोलते हैं। भाई ये नया सेल है, प्रिमिटिव सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एडवांस सेल, यूकैरियोटिक सेल, सारी चीजें हमारी स्ट्रक्चर वाइज अरेंज्ड है। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर रह रहा है। जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन है, एकदम क्लीन वाला जो घर होता है, सारी चीजें जमी हुई हैं वैसा वाला है। तो एडवांस न्यूक्लियस विल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हम उसे यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और इस सेल के अंदर इलैबोरेटेड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। अगर हम प्रोकैरियोटिक के कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक से, प्रोकैरियोटिक में कुछ ऐसा हमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलती, यहां पर मिलती है सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग वेरियस सेल ऑर्गेनेली, और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। अब अगर हम टाइप्स ऑफ सेल देखें ऑन द बेसिस ऑफ केपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, कैसे डिवाइड कर रहा है उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे कि क्या सेल्स होते हैं तो क्या क्या होते हैं। जनरली इन द बॉडी फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल सेल्स आर फाउंड। 3 टाइप के फंक्शनल सेल्स होते हैं। पहला होता है अनडिफरेंशिएटेड या फिर स्टेम सेल जिसको कहते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है। अनडिफरेंशिएटेड होता है यानी कि आप यूं समझ लो कि एक रॉ मटीरियल है, इट इज अ रॉ मटीरियल। तो अनस्पेशलाइज्ड सेल है, मैंने बोला ना रॉ है, तो अनस्पेशलाइज्ड सेल है विच गिव्स राइज टू न्यू सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन। नए सेल्स वो कैसे बनाता है, कौन सा डिवीजन करके, माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा नए सेल्स बनते हैं। और इसके बाद ये न्यू टिश्यूज फॉर्म कर लेता है, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू के लिए काम आता है। इनफैक्ट अगर हम मदर और एम्ब्रियो का रिलेशन देखें तो अगर मदर की बॉडी में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और फिर भी मदर की बॉडी में कोई सिस्टमैटिक डिसीज हो जाती है, समझ लो कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एम्ब्रियो के स्टेम सेल में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये स्टेम सेल निकल के अपनी मदर में जहां पर भी ये जो सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे उसको जाके रिपेयर कर सकता है। इसीलिए स्टेम सेल्स का प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। स्टेम सेल एम्ब्रियो को तो हील करता ही करता है, लेकिन जब तक एम्ब्रियो मदर के वूम में है तब तक वो मदर को भी हील कर सकता है। दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट द स्टेम सेल। एग्जाम्पल के लिए मालपीजियन लेयर है, For these are the Malpighian layers in the epidermis of skin. Skin में Malpighian layer मिल जाएगी। Germinal epithelium जो हमको कहाँ मिलती है, गोनड्स में, और उस गोनड्स मतलब क्या होता है, टेस्टिस और ओवरी। स्टेम सेल्स इन बोन मैरो में भी स्टेम सेल्स हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स वहां पर भी आपको स्टेम सेल्स मिल जाएंगे। सो ऑल दीज आर अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल। फॉलोड बाय अगर हम डिफरेंशिएटेड सेल्स की बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज्ड हैं। वो कैसे थे, अनस्पेशलाइज्ड। नाउ दीज आर स्पेशलाइज्ड दैट कैरी ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन ही कराएंगे। वो तो रॉ थे, ये कैसे, स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बने हुए हैं। इनके पास स्पेसिफिक फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है विच नॉर्मली डू नॉट चेंज, जो चेंज होता नहीं है, तभी तो स्पेशलाइज है, तभी तो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। चेंज हो जाता तो एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर पाता। डिफरेंशिएशन इंक्रीजेस द फंक्शनल एफिशिएंसी थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। अब फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, नए सेल्स बनाएगा। तो नए सेल्स जो बनेंगे वो अलग अलग काम करेंगे, जैसे कि टिश्यू में करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम टिश्यू की बात करते हैं हमारे दिमाग में डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम कर रहे हैं, मिलके एक ही काम की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक, तो ये काम किसका होता है, डिफरेंशिएटेड सेल का। इसके बाद डी डिफरेंशिएटेड सेल्स आते हैं। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं ये चीजों को रिवर्ट बैक कर देते हैं। देखो, सेल्स विच कैन रिवर्ट बैक टू एन एम्ब्रियोनिक और अनडिफरेंशिएटेड स्टेट। क्या होता है, इसकी कहानी कुछ ऐसी है, एक सेल बना, ठीक, मेरा काम क्या है, अभी मैं स्पेशलाइज्ड नहीं हूं, मैंने सिर्फ डिवाइड करा, मैं एक सेल हूं, मैं स्पेशलाइज नहीं हूं, आई हैव जस्ट डिवाइडेड। मैंने 2 सेल्स बनाए, एक सेल को मैं बोलूंगी तुमको फंक्शन करना है, दूसरे सेल को मैं बोलूंगी तुमको डिवीजन ही करना है। तो जिसको फंक्शन करना है वो स्पेशलाइज्ड हो गया, वो स्पेशलाइज्ड सेल हो गया, डिफरेंशिएटेड सेल हो गया, डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसका क्या होगा, जो डिवीजन कर रहा था, ठीक है, डिवीजन कर रहा था, ये तो डिवाइड करता रह रहा है। अब ये वाला है, एक दिन मेरा मन किया नहीं यार और सेल बनाने की जरूरत है, अब तुम ऐसा करो, अपना काम छोड़ दो, अपना फंक्शन छोड़ दो और फिर से डिवाइड करने लग जाओ। अपना काम छोड़ के वापस से डिवाइड अगर करने लग जाए, रिवर्ट बैक टू एम्ब्रियोनिक अनडिफरेंशिएटेड स्टेट, वापस अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में चला जाए, डिफरेंशिएट करने की क्षमता आ जाए, डी डिफरेंशिएटेड सेल कहलाता है। डी डिफरेंशिएटेड इज सीन इन, कहां मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में,
और पर्टिकुलरली एट द टाइम्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ज्यादातर प्लांट्स में ही ये देखा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ मतलब कि जब ग्रोथ हो रही थी, प्लांट ग्रो हो रहा था, एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ रुक गई, अब उसका मन किया नहीं यार और काम करने की जरूरत है और डिवाइड करना पड़ेगा, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। किसमें देखा जाता है? डाइकॉट प्लांट्स में देखा जाता है। इट इज ऑल्सो सीन इन प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन दैट इन्वॉल्व्स एबिलिटी एनिमल टू डेवलप द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे वो टोटीपोटेंट सेल्स होते थे जो लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, छिपकली की पूंछ है ना, लिजर्ड की जो टेल होती है उसका डिटैच हो जाना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसको वो वापस से ग्रो कर सकती है। दैट इज अगेन कैरिंग सच सेल्स एंड सच अ फिनोमेना इज एसेंशियल टू सीलेंट्रेट्स में, इकाइनोडर्म्स में भी देखा जाता है, सीलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्मेट्स में। कैपेसिटी ऑफ सेल्स टू अंडरगो डी डिफरेंशिएशन इंडिकेट दैट सेल्स रिटेन देयर कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर इसके पास वापस इसकी कैपेसिटी आ जाए कि काम छोड़ दिया, आज से डिवाइड करना चालू कर दिया, मतलब क्या है कि इसके पास अब इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिटेन्ड है, सेफ है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज ऑल अबाउट डी डिफरेंशिएटेड सेल। होप यू हैव रिटन। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ सेल। तो भाई तीन बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल होते हैं। पहला क्या होता है? पहला आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बाहर प्रेजेंट है। फिर है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। पहली बार जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय सर पुरकेनजी। सर पुरकेनजी ने पहली बार प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, जिसका मतलब होता है अगर मैं न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऐड कर दूं, सॉरी सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऐड कर दूं तो वो क्या बना लेता है? प्रोटोप्लाज्म बना लेता है। इसके बाद आती है सेल ऑर्गेनेली। अगर सेल ऑर्गेनेली नहीं होती तो प्रोटीन कौन बनाता, फैट कौन बनाता, उनको स्टोर कौन करता, पैकेज कौन करता, ट्रांसफर कौन करता, ये सारे काम सेल में कौन करता है? सेल ऑर्गेनेली। स्ट्रक्चर्स दैट फ्लोट विद इन द प्रोटोप्लाज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एक्सेट्रा। और एक्चुअली में ये रहते कहाँ है भाई? एक सिंपल बेसिक सेल का स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बना दी सेल मेम्ब्रेन। दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने क्या बना लिया? सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने बना लिया साइटोप्लाज्म। दिस इज माय साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें बना लिया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस के बाद मैंने कुछ सेल ऑर्गेनेलीज बनानी है क्योंकि मेरे हिसाब से सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है, तो ये मेरी सेल ऑर्गेनेली बन गई, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेली बन गई ऐसे, ठीक। तो अब इसे मार्क कर लेते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। बस यही स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट होते हैं, खत्म बात। मतलब जितने भी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है एक फ्लूइड मटेरियल, उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए जिसे हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। पहले सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल जो होती है वो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसके भी बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होना। सेल वॉल जो है वो अलग अलग चीज़ों की बनी हो सकती है। हो सकता है काइटिन की सेल वॉल हो सकता है सेल्यूलोज की सेल वॉल हो। प्लांट में यूजुअली सेल्यूलोज की सेल वॉल मिल जाती है। अलग अलग चीज़ों से ये सेल वॉल बनती है। काम क्या करती है? सेल को शेप प्रोवाइड करेगी, सेल को प्रोटेक्ट करेगी और एक पर्टिकुलर मतलब कि फटने नहीं देगी सेल को, किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में एनक्लोज करके रखेगी, तो सेल वॉल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। देखो, इट इज द आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। रिजिड है, प्रोटेक्टिव है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक जैसे एल्गे, फंजाई और प्लांट्स, सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। फिर से देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में अगर बैक्टीरिया है तो उसके पास सेल वॉल है, अगर साइनोबैक्टीरिया है तो उसके पास सेल वॉल है, और अगर मैं यूकैरियोटिक सेल पर जाऊं तो एल्गे, फंजाई और प्लांट, सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। एंड कंटेन्स अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही प्रेजेंट होगी जब भी प्रेजेंट होगी। तो ये हो गया हमारे सेल वॉल के बारे में। इसके बाद अगर हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर जाएं तो क्या क्या होता है? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स, 4 लेयर्स होती है। पहली लेयर जो है उसको मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल जो सेपरेट करती है वॉल और एडजेसेंट सेल्स को। यानी अगर एक सेल ये है और एक सेल ये है तो ये हमारी सेल वॉल है,
इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लियस, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। तो ये आउटर और इनर एनवायरनमेंट को क्या कर देती है, डिफरेंशिएट कर देती है। इसके बाद इट इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ। इसके बाद बेसिक केमिकल यूनिट पेक्टिन होता है, मैंने आपसे बोला था पेक्टिन की हो सकती है और सेल्यूलोज की हो सकती है। इट इज द कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोयूरेनिक एसिड विच इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे सॉल्ट्स बनाने की कैपेबिलिटी है, तभी तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, वो हार्ड स्ट्रक्चर तभी उसी से तो आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होती है वो इनिशियल वॉल होती है जो डेवलप हो जाती है बोथ साइड ऑफ द मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के दोनों साइड में देखने को मिलेगी। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज की बनी हुई, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये सारी चीजों की बनी होती है। आपको पता है पेक्टिन, लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ये ऐसे हार्ड बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़े थिक लेयर के होते हैं, तभी तो ये पेक्टिन जो है और लिग्निन जो है ये भी तो थिक लेयर के स्ट्रक्चर्स हैं। तो हेमी सेल्यूलोज इज किसकी बना होता है, हेमी सेल्यूलोज। अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नीट वाला पॉइंट। कैसे, हेमीसेल्यूलोज किसका बना है पूछ लिया तो पेंटोज का बना है, यानी अरेबिनोज, जाइलोज, हेक्सोज, ठीक, दैट इज मैनोज एंड गैलेक्टोज, ये सारी चीजों का बना हुआ हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हेमीसेल्यूलोज का। और अगर हम सेल्यूलोज की बात करें, हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस इनको बनाता है, ठीक, यानी सेल के अंदर गोल्जी अपैरेटस क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेली, उसी से ये वाले स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। वही बाहर से कौन आएगा, जो सेल के अंदर है वही काम करेगा और वही इसको बना कर देगा। बाहर से कौन आएगा इसके लिए कुछ बनाने, कोई नहीं आएगा। तो सेल के अंदर ही बन जाता है प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद इट इज फॉलोड बाय सेकेंडरी सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड लिग्निन। लेकिन जब वुड की बात करते हैं तो सेकेंडरी वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड बाय लिग्निन। वुड में सेकेंडरी सेल वॉल में और कुछ ना होकर लिग्निन प्रेजेंट होता है, एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है। और लिग्निन क्या करता है, बहुत थिक लेयर में प्रेजेंट होता है और हमारा ट्रांसपिरेशन भी कम कर देता है। लिग्निन इज अ कोनीफेरल अल्कोहल विच मेंटेन्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वुडी टिश्यू। वुडी टिश्यू की सारी चीजें मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं है कि पानी बाहर चला जाएगा तो अंदर का सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, नहीं, इट मेंटेन्स द बैलेंस। एंड इन कॉर्क सेल सुबेरिन इज इम्प्रेग्नेटेड इन सेकेंडरी वॉल, फॉर्म्स इट इम्परवियस टू वाटर। मैंने आपसे कहा था इम्परवियस टू वाटर मतलब वाटर अंदर बाहर नहीं जा सकता। जब सनरेज बहुत ज्यादा पड़ेंगी तो ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ना हो, इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर्स वहां पर प्रेजेंट है। Chitin is also secondary wall material generally found on epidermal cell and leaf of the stem. अब chitin जो है वो आपको लीफ में भी देखने को मिल जाएगा और स्टेम में भी देखने को मिल जाएगा। अगेन इट इज गोइंग टू वर्क द सेम वे। फोर्थ लेयर है टर्शियरी सेल वॉल, जो कहाँ मिलती है, सेकेंडरी सेल वॉल में मिलती है ट्रैकीड्स के अंदर, ठीक, ट्रैकीड्स में मिलने वाली। अब हम जाइलम फ्लोएम वाला वो जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। अब साइटोप्लाज्म का कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा से बनता है, यानी कि ये एक सेल है और ये एक सेल है। अब इन दोनों ने अगर अपना चैनल बनाया तो ये ऐसे इनका साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्स हो जाएगा। जब दो सेल का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, ठीक है। दो सेल की सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बीच में से ब्रेक हो गई, दोनों सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंबाइन हो गए। बिटवीन द एडजॉय प्लाज्मोडेस्माटा फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजॉइनिंग सेल। तो होगा क्या कि यहाँ का मटेरियल आराम से निकल के यहाँ जा सकता है, यहाँ का मटेरियल आराम से यहाँ जा सकता है, यहाँ का मटेरियल आराम से यहाँ जा सकता है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा। सेल वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी सेल प्लेट। सेल प्लेट से बन जाती है सेल वॉल, विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फैग्मोप्लास्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लिख लीजिए इसको, राइट दिस डाउन, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट, अब हम फंक्शन देखें। अगर सेल वॉल क्या क्या कर रही है, मैं बता चुकी थी, प्रोटेक्ट कर रही है, शेप प्रोवाइड करेगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। देखिए इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इतनी सारी थिक लेयर है, लिग्निन है, काइटिन है, तो वो क्या कर रहा है, वाटर को रोक रहा था तो ट्रांसपिरेशन भी कम कर दिया। ये क्यों होता है, डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल की वजह से, जो इसे इम्परमिएबल टू वाटर बना देता है, यानी कि वाटर का आना जाना रिस्ट्रिक्ट कर देता है।
then intercellular movement of material and cytoplasmic continuity of maintain cytoplasm जो है वो maintained रहता है and the pits are present in the cell wall. cell wall में कुछ pits भी present होते हैं for exchange of material. then अब हम बात करेंगे plasma membrane की, पहले आप इसको लिख लीजिए, write it down. now the next will be प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सो इट इज थिन, डेलिकेट, इलास्टिक एंड लिविंग बाउंड्री. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली हर सेल में प्रेजेंट है, एक डेलिकेट लिविंग बाउंड्री कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेमी परमिएबिलिटी, जिसका मतलब है कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें से एंटर कर सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें से कभी एंटर नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर गोइंग टू एंटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाएंगे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल क्यों है? सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब होता है विच अलाउज द मूवमेंट. तो ये आधे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ करती है. ठीक, सो इट इज द लिविंग बाउंड्री. द टर्म सेल मेम्ब्रेन पहली बार किसने दिया था? अगेन अ नीट वाला क्वेश्चन. नीट लिख करके इसको लिख के रख लेना. सी नागेली एंड सी क्रैमर ने 1855 में दिया था. कौन सा नाम? सेल मेम्ब्रेन का नाम. दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन सेल इज ऑब्जर्व्ड अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप. However, this boundary was observed under electron microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई नहीं हो पाई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करनी पड़ी. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज द माइक्रोस्कोप दैट यूजेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की मदद से आपको कोई इमेज इनलार्ज करके दिखाती है. एक क्लियर डिफरेंशिएशन दिखा, दो लेयर दिखी और वो दो लेयर थी. आउट ऑफ दीज वन लेयर वाज रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर cell membrane, by Flower in 1931. Again a neat वाला point, which was rounded by layer of cell cement, जिसके बाहर cell cement की एक लेयर थी. तो ये नीट जो आपको लिखना है और ये वाला नीट जो आपको लिखना है, इसे फटाफट से नोट करिए. नोट इट डाउन. डन? ओके. नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शन. क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? पहला होता है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ एनीथिंग आउटसाइड ऑफ सेल, एक्सोसाइटोसिस. मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इनसाइड द सेल इज एंडोसाइटोसिस. क्यों? क्योंकि एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड. तो कौन सी चीजें सेल से बाहर मूव करेंगी? जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सेल के बाहर चला जाएगा. एक्सोसाइटोसिस हो रहा है. जब सेल खाना खाएगा तो वो क्या होगा? सेल के अंदर आएगा खाना, तो वो क्या है? एंडोसाइटोसिस. अब इसमें से एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दो चीजें और होती हैं. तो एंडोसाइटोसिस में जब सेल के अंदर खाना आएगा तो उसको खाना क्या होता है? फूड होता है, तो फैगोसाइटोसिस. लेकिन वो PHAGO होता है, फैगो. और जब पानी अंदर आएगा तो पिनोसाइटोसिस कहलाएगा. द इजेक्शन और सेक्रीशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ सेल, जब सेल कोई चीज सेक्रीट करे या इजेक्ट आउट करे यानी कि बाहर भेजे तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. इट इज एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन वेसिकल. कोई भी चीज जब इस सेल से बाहर आएगी तो एक मेम्ब्रेन वेसिकल में पैक होकर बाहर आएगी, which fuses with the plasma membrane and rupture. तो क्या होता है? जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल को ये वाला एक बैग था जो बाहर भेजना था, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है. तो ये क्या करेगा? ये वॉल को रप्चर करेगा, ऐसे वॉल को तोड़ेगा. ठीक है, और वॉल को तोड़ने के बाद खुद बाहर चला जाएगा, खुद ये ऐसे बाहर चला जाएगा. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? सेल जो है ये वापस से क्लोज हो जाएगा और अच्छा सेल बन जाएगा. इसका वेस्ट जो है वो मूव आउट हो गया. और किस में मूव आउट हुआ? एक बैग में मूव आउट हुआ. ठीक है, इसके बाद रिलीजिंग दी सब्सटेंस टू दी एक्सटीरियर, और बाहर की तरफ चीजों को रिलीज कर देगा. फिर आता है एंडोसाइटोसिस, जिसमें देखो पिनोसाइटोसिस लिखा है, मतलब कि वाटर जब अंदर आए. टेक्स प्लेस व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंक बीनीथ द एक्सटर्नल फ्लूइड ड्रॉप, मेम्ब्रेन एज फ्यूज फॉर्मिंग फ्लूइड फिल्ड वेसिकल. हर चीज फ्लूइड फिल्ड वेसिकल से ही बनेगी. अब अगर मान लो यहाँ पर सेल है, इसके अंदर किसी चीज को आना है तो ये वैक्यूल के थ्रू ही सेल के अंदर आएगी. ऐसा नहीं है कि चलो उठे, सेल को धक्का मारा सेल वॉल को और अंदर आ गए. नहीं, हमेशा एक वैक्यूल में, एक वेसिकल में ही चीजें मूव करेंगी. ठीक, इसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्लूइड. अच्छा, यहाँ पे इसको लिख लो पहले. रिटन? फाइन. नाउ वील टॉक अबाउट दी प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्लूइड पार्ट होता है सेल का, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना. जो कॉम्प्लेक्स फ्लूइड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म विस्कस और कलरलेस होता है. विस्कस का मतलब होता है थोड़ा थिकी, और कलरलेस, कोई कलर नहीं है. इट इज लिविंग पार्ट ऑफ दिस सेल, जो कैसा है नेचर में? लिविंग. एंड परफॉर्म्स ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल. सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं. प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन्स.
नेमली न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर का फ्लूइड कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? ये हो गया हमारे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, लिख लिया? ओके। नाउ सेल ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनेली दो टाइप की होती है, एक जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है उसको पढ़ेंगे, दूसरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं? जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जिसके पास आउटर यूनिक फंक्शन होता है एंड न्यू इंक्लूड्स, क्या क्या आता है मेम्ब्रेन बाउंड में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों आएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज लाइसोजाइम। ठीक, इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में न्यूक्लियर एनवेलप मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड सस्पेंडेड इन दी साइटोप्लाज्म। सारी चीजें एक मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में रह रही होंगी, तो वो आपको ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस में, अभी ये क्या था? सब कुछ मेम्ब्रेन के अंदर था। नॉन मेम्ब्रेन में सब कुछ सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होगा, कोई मेम्ब्रेन उसके पास प्रेजेंट नहीं होगी। सो इट इज सस्पेंडेड इन दी साइटोप्लाज्म एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस organelle, various kind of structures that are not composed of, जिसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होगा? फॉस्फोलिपिड नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, arranged in sheet. So it is going to include what? The ribosomes, centrosomes, microbodies, microtubules and microfilaments. ये सारी चीजें आती हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में, जिनके आसपास, जिनके बाहर कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर फ्रीली लाइंग इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। तो ये है नॉन मेम्ब्रेनस। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं, इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने 1850 में, एंड आर आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को दिया था नाम क्या? बायोब्लास्ट का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब एनर्जी बनाने का प्रोसेस। एनर्जी बनना यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल बनना। एटीपी मॉलिक्यूल यानी क्या? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो प्रेजेंट नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय सी बेंडा, और इसका जो पहला नाम है जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सी बेंडा सर ने दिया था। तीनों नेम जो हैं साइंटिस्ट के, ये इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे नोट कर लीजिए। डन? ओके। नाउ द नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये पहली बार सर ई हैकल ने बताया था 1865 में। देयर आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो दो टाइप का होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। अब इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, दो मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर दिख रही है एक मेम्ब्रेन, ये दिख रही है एक मेम्ब्रेन, ये दिख रही है। इसके बाद क्या होगा? दे आर फॉर ट्रैपिंग रेडिएशंस एंड स्टोरेज पर्पस। सनलाइट को ट्रैप कहाँ पे किया जाता है? इसी प्लास्टिड में। प्लास्टिड आर स्मॉल बॉडीज फाउंड फ्रीली इन मोस्ट प्लांट सेल। ज्यादातर कहां मिलेगा? प्लांट सेल में। एब्सेंट इन फंजाई, सर्टेन बैक्टीरिया, एल्गे, मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में नहीं होती। तो प्लास्टिड जो है वो दो टाइप की है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब कलर, मैं यहां लिख देती हूं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। ल्यूको का मतलब क्या होता है? ल्यूको का मतलब है ये कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड। तो ये कलर देने वाला क्लोरोप्लास्ट, जहां पर ज़ैंथोफिल, केराटिनॉइड, क्लोरोफिल सारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जो प्लांट में जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर सब कुछ देंगे। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये सिर्फ स्टोरेज का काम करेगा। क्या स्टोर करेगा? फैट स्टोर करेगा। लिख लीजिए इतना। डन? ओके। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक ब्रांच्ड मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है, न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा अटैच रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, एंड कनेक्टिंग प्लेसेस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उन दोनों से अटैच रहती है। इसकी बाउंड्रीज दो टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम माइक्रोस्कोप पर देखने में इसके सरफेस पे दिख जाएं तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं दिखेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक ऐसा यूनिट है जो प्रोटीन बनाएगा।
तो प्रोटीन जहां पर ज्यादा बनना होगा उस सेल में ज्यादा RER मिल जाएगा, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां कम बनना होगा वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा। इसको पहली बार डिस्कवर किया था बाय पोर्टर, ठीक है, 1945 में। ये दो टाइप का होता है, स्मूथ और रफ, मैंने आपको बता दिया, सार्कोप्लाज्म और एर्गोटोप्लाज्म कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है जो आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा, ये दो नाम जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लीजिए, राइट इट डाउन, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को सबसे पहली बार कैमिलियो गोल्जी सर ने डिस्कवर किया था 1898 में। ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे। जब इन्होंने अपने नर्व सेल को पढ़ा था, नर्व सेल भी इन्होंने किस में पढ़ा था, आउल में, तो उसको जब पढ़ा था तो वहां इन्होंने डिस्कवर करी थी गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो होती हैं, गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो प्लांट में कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसीलिए हम उनको डिक्टियोजोम्स बोलते हैं, नाम है उनका डिक्टियोजोम्स। एंड इट वाज कॉइन्ड बाय पेरोनसिटो। कब किया था, 1910 में। अब साइंटिस्ट के नाम ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद प्लांट सेल जो होता है उसमें सेवरल 100 गोल्जी बॉडीज होती हैं, कलेक्टिवली दे आर रेफर्ड टू एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जब छोटी छोटी बहुत सारी गोल्जी बॉडीज बन जाती हैं तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडीज का, जिसके पास खुद के वेसिकल्स होते हैं। देखो ये राउंड राउंड के वेसिकल्स दिख रहे हैं, ये वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीजें बनाएगा वो सारी की सारी बना करके गोल्जी को दे देगा। गोल्जी का काम होता है पैकेज करना, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड फिर ट्रांसफर करना चीजों को, मॉलिक्यूल्स को, ठीक। ये तीन काम होते हैं गोल्जी के, लिख लीजिए, डन। कैमिलियो गोल्जी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां जहां भी मैंने बॉक्स बनाया है उसे नीट लिख करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ द नेक्स्ट विल बी लाइजोसोम। लाइजोसोम जो होता है इसको पहली बार डी डुवे ने 1949 में डिस्कवर किया था, होमोजेनेट बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है बहुत तेज स्पीड पर जब हम इसको राउंड राउंड घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में, तो वो अल्ट्राफ्यूगेशन होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है। इंट्रोड्यूस्ड टर्म लाइजोसोम एंड सेड दीज आर दी सोसाइटल बैग्स। इनको सोसाइटल बैग्स क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं सोसाइटल बैग, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हें सोसाइटल बैग इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही सेल को कोई इंजरी हो जाती है, जैसे ही सेल में कोई इलनेस हो जाती है, यानी कि सेल की तबीयत खराब हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उस समय लाइजोजाइम का काम होता है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करना, ठीक है। जनरली अभी चोट लगने वाली, बीमार होने वाली बात को हटा दो। जनरली जो लाइसोसोम होता है उसके पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम क्या काम करता है, जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आएगी उसके ऊपर अपना एंजाइम एसिड जैसा फेंकेगा और वो फॉरेन बॉडी को खत्म कर देगा। तो ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए जनरली होता है। पर मान लो कि कभी ऐसी सिचुएशन आई कि सेल बीमार हो गया, फॉरेन बॉडी कोई नहीं आई थी, चोट लग गई, फॉरेन बॉडी कोई नहीं आई थी। इस सिचुएशन में लाइसोजाइम को क्या है, समझ में नहीं आता है, ये जो लाइसोसोम है ये कंफ्यूज हो जाता है कि अभी मुझे रिलीज करना है या नहीं करना है। इसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो मुझे अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करना है। तो ये क्या करता है, अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करने लगता है। फॉरेन बॉडी कोई है नहीं तो सेल के अंदर के खुद के स्ट्रक्चर्स मरने लगते हैं। और क्या होता है, जैसे ही चोट वोट लगेगी, सेल को इंजरी होगी, तो सेल के अंदर बहुत सारे लाइसोजाइम प्रेजेंट है। सारे के सारे लाइसोजाइम एक साथ अपना एसिड रिलीज कर देंगे। जब एक साथ एसिड रिलीज कर देंगे तो पूरा सेल जो है वो उस एसिड की वजह से मर जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। दैट इज वाई, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो सेल का ही कॉन्स्टिट्यूएंट था, उसने सेल को ही मार दिया। जब कोई अपने आप को मार लेता है तो उसे सुसाइड कहा जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई। दीज ऑर्गेनेलीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, एक ही मेम्ब्रेन होती है जो सारे एनिमल्स में मिलती है एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं है, बाकी हर सेल में प्रेजेंट है। जनरली दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये एब्सेंट रहेगी। दैट इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। लिख लिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज राइबोसोम। भाई राइबोसोम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो काम है वो क्या है, इट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना राइबोसोम का इंपॉर्टेंट काम है। ग्रैन्यूल जैसे होते हैं, जैसे छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो। एंड दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जिसको पहली बार पैलेट सर ने डिस्कवर किया था एनिमल सेल में, लेकिन रॉबिन्सन आए थे और सर ब्राउन आए थे 1953 में, जिन्होंने कहा था कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और टर्म दिया था राइबोसोम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट इन 1958। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जाम। लिख लीजिए इसको, लिख लिया, डन। नाउ राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में मिल रहा है, चाहे प्रिमिटिव सेल हो चाहे एडवांस सेल हो। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम फ्रीली घूमता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनेली में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, कभी कभी अटैच मिल जाएगा ऑर्गेनेलीज के साथ। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर है उसके साथ, उसके अंदर भी मिल जाएंगे। जहां पर जिस सेल में ज्यादा प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है वहां पर ज्यादा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जहां कम राइबोसोम, जहां पे कम प्रोटीन की जरूरत होगी वहां पर कम राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो राइबोसोम हैज एवरीथिंग टू डू विद द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन। क्लियर? ये हो गया हमारा राइबोसोम को लेके। नेक्स्ट अब आता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है एक्चुअली में ये सिंगल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। कहां पर मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसके अंदर रहता क्या है? वाटर, सैप या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या कोई अदर मटेरियल इसके अंदर बाउंड करके रहता है। अगर आप प्लांट सेल में जाओगे तो 50 to 90% ऑक्यूपाई कर लेता है इन प्लांट सेल, और बाकी सारी चीजों को पेरीफेरी की तरफ यानी कि कॉर्नर में शिफ्ट कर देता है और खुद बहुत सारी स्पेस लेके रहने लगता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेन, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। नीट के लिए अगेन इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, देखो यहाँ लिखा भी है वही चीज जो मैंने बताई, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। एंथोसाइनिन एंड एंथोक्सैंथिन्स आर फाउंड इन प्लांट वैक्यूल। गैस वैक्यूल हैव बीन रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोटिक सेल। गैस वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर है। अदरवाइज ये जो आपको एंथोसाइनिन और एंथोक्सिन्थिन्स जो मिल रहे हैं, एंथोक्सैंथिन्स जो मिल रहे हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? बाकी सारे सेल्स में। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूनिक हैं, जो पूछी जा सकती हैं। एंथोसाइनिन, एंथोक्सैंथिन्स एंड गैस वैक्यूल नीट के लिए इंपॉर्टेंट। राइट इट डाउन। डन? ओके। नाउ द नेक्स्ट इज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज छोटी छोटी बॉडीज, छोटी स्मॉल क्यूट सी बॉडीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बाउंड से रहती हैं, मतलब कि कुछ एक मेम्ब्रेन रहेगा उसके अंदर रहेंगी, सिंगल मेम्ब्रेन की होंगी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं एंड टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन अदर देन दोज इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए भी हेल्प करेंगी। भाई जब इतना सारा ऑक्सीजन रखेंगी तो काम क्या करेंगी? ऑक्सीडेशन के लिए मदद करेंगी। ये है हमारी माइक्रोबॉडीज की स्पेशल बात। उसके बाद साइटोस्केलेटन, बहुत बढ़िया। साइटोस्केलेटन जो है वो फाइबर्स को इंक्लूड करता है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अब इनके साइजेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो फाइबर्स हैं उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर होता है डायमीटर में, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो 10 मीटर होता है डायमीटर में, और माइक्रोफिलामेंट जो है वो 8 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्यूबुलिन के बने होते हैं, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबुलिन का बना हुआ, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन का बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ये जितना मैंने बॉक्स बनाया ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। Done? Okay. Mitotic spindle involved in separating replicated chromosome during mitosis assembly of microtubule. Replication के दौरान, माइटोसिस के दौरान यही माइटोटिक स्पिंडल्स यूज होते हैं। ये हो गई हमारी साइटोस्केलेटन की बात। ठीक, इसके बाद अब आता है सेल ऑर्गेनेली में ड्रग कोल्चिसिन इनहिबिट्स polymerization of microtubule, thus blocking cell process, such a division that depends on functioning of microtubule. Microtubule बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं ड्रग्स के एक्शन को, जैसे कि ड्रग कोल्चिसिन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ड्रग कोल्चिसिन, नीट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल रेजिस्ट करेंगे। डन? ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया छोटे छोटे, फ्लैजिला बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। किसमें मदद करेंगे? मूव करने में। देखो
हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, जैसे बाल होते हैं ऐसी आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन में, जिसके पास 9 to 2 पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूलर पैटर्न जो है वो 9 to 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं सीलिया, ओर्स की तरह वर्क करते हैं, मूवमेंट करवा देते हैं एंड सराउंडिंग फ्लूइड में से खाना भी अंदर पहुंचवा देंगे। जैसे पैरामीशियम में जो सीलिया प्रेजेंट थे वो आसपास से फूड मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर डालने में भी मदद करते थे और चलने में भी मदद करेंगे। फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, जो क्या करा रहा है, सेल का मूवमेंट कराएगा। क्लियर? ओके इसके बाद सेंट्रोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट, सेल ऑर्गेनेली जिसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, सेंट्रियोल्स जो हैं बोथ, ये एक को हमने क्या बोला है, सेंट्रियोल, दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। ठीक है, एक सेंट्रियोल है, लिख लो, एक सेंट्रियोल है, दोनों मिलाकर के सेंट्रोसोम। देखो वहां पर भी 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ रहते हैं। सो इट लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। कार्टव्हील अपीयरेंस शो करता है, इंपॉर्टेंट है कार्टव्हील अपीयरेंस, इट शोज द कार्टव्हील अपीयरेंस, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils and tubulin protein. Fibrils और tubulin proteins का बना होता है, peripheral fibers और tubulin protein। नीट के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये बातें, लिख लीजिए। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस जो है उसको सबसे पहली बार सर रॉबर्ट ब्राउन ने 1853 में डिस्कवर किया था और इसकी पढ़ाई को बोला जाता है कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस को कैरियन भी बोलते हैं, न्यूक्लियस को कैरियन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है, ये न्यूक्लियर की एक बाउंड्री, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है उसमें 2 बाउंड्री प्रेजेंट होती हैं, तो ये मैंने बना दी 2 बाउंड्री। दोनों बाउंड्री में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स क्या करने के लिए होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल के लिए। इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट है, ठीक, इस तरीके से पोर्स जो है वो प्रेजेंट है। पोर क्या करेगा, पोर भैया बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कराएगा। इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे प्रेजेंट है, क्रोमैटिन मटेरियल, फिर इसके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट है, वो फ्लूइड ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद न्यूक्लियोइड, छोटी छोटी बॉडीज, Why do I use the same color again and again? न्यूक्लियोइड, छोटी छोटी बॉडीज प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। अब मैं इसे मार्क करती हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। इसके बाद ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल है ये, ठीक। इसके बाद क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोइड, छोटे छोटे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। क्रोमैटिन मटेरियल को खोल दोगे तो क्रोमोसोम बन जाएगा। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे एक जे हैमरलिंग, 1934 में इन्होंने प्रूव किया था कि जो न्यूक्लियस है उसमें कंट्रोलिंग सेंटर है। न्यूक्लियस जो है उसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कंट्रोलिंग सेंटर है। बेस्ड ऑन ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, जहां पर 2 स्पीशीज ली गई थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ग्रीन एल्गे एसिटाब्यूल्जिया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो है इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हो सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएट भी कोई सेल हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। तो मोनोन्यूक्लिएट यानी कि एक न्यूक्लियस, बायन्यूक्लिएट यानी कि 2 न्यूक्लियस, पॉलीन्यूक्लिएट यानी कि 2 से ज्यादा यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन इट इज बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। अलग अलग मेम्ब्रेन जो थी सेल की वो अगर फ्यूज हो जाए तो पॉलीन्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। इसके बाद विच रिजल्ट्स इन सिंसीशियम, जैसा कि कोकोनट के एंडोस्पर्म में देखा जाता है, यानी कि एक सेल ये था, एक सेल ये था, एक सेल ये था। तो एक बार क्या हुआ कि भाई इनका मन करा चलो अपने को कुछ नया करना चाहिए, तो इनने क्या करा, अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हटा दी,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हटा दी, और फिर इनके स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हो गए, स्ट्रक्चर्स जो सेल मेम्ब्रेन के थे वो ज्वाइन हो गए। तो जब ज्वाइन हो गए तो न्यूक्लियस तो भाई उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, तो एक न्यूक्लियस इसका था, एक न्यूक्लियस इसका था, एक न्यूक्लियस इसका था, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, पॉलीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, जहां पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा विदाउट साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाया था, विच रिजल्ट इन सीनोसाइट कंडीशन। इस कंडीशन को सीनोसाइट कंडीशन कहते हैं, जो ज्यादातर प्लांट्स में देखी जाती है। राइट इट डाउन। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग जेनरा में। यूजुअली एक स्पीशीज में ये कांस्टेंट रहते हैं, एक स्पीशीज में कांस्टेंट रहेंगे, दूसरी स्पीशीज में उसके कांस्टेंट रहेंगे, तीसरी स्पीशीज में उसके कांस्टेंट रहेंगे। पर अगर आप इनको कंपेयर करने लगोगे तो अलग अलग स्पीशीज के पास अलग अलग नंबर ऑफ न्यू क्रोमोसोम्स, साइज ऑफ क्रोमोसोम्स देखा जाएगा, चाहे जेनरा हो चाहे स्पीशीज हो। ठीक, सो लेंथ एंड थिकनेस ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम जो है वो 1 से 30 नैनोमीटर्स और 0.2 से 2 तक की होती है रिस्पेक्टिवली। शेप ऑफ क्रोमोसोम वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। अब शेप कैसा है ये डिपेंड करेगा जब सेल डिवीजन होगा तो उस पर। ठीक, तो ये हो गया हमारे क्रोमोसोम के बारे में, लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, यानी कि जो वो सेल्स जो बॉडी में हर जगह प्रेजेंट हैं, ऑलवेज पोजेस 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, दस दे आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, डिप्लॉइड का मतलब है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, तो ये हो जाता है 2n। तो सोमैटिक सेल्स जितने भी होते हैं उन सब में डिप्लॉइड सेट क्रोमोसोम होते हैं। जबकि अगर हम गैमीट की बात करेंगे तो वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, कौन से, गैमीट। गैमीट क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जैसे कि मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम, फ्यूज हो जाएंगे। एन ये था, एन ये था, हैप्लॉइड ये था, हैप्लॉइड ये था, आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास, आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास, फ्यूज हो गए, मिल गए तो क्या हो जाएगा, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिल जाएंगे। एंड अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर सोमैटिक होते हैं, यानी कि बॉडी के बाकी पूरे सेल्स, और उसके बाद एक एक्स और वाई जो बचता है वो क्रोमोसोम अलग से होते हैं, जो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर गैमेटिक। ठीक, जो गैमेटिक नहीं बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। इट इज पार्टली यूक्रोमैटिक एंड पार्टली हेट्रोक्रोमैटिक, वेयर एज वाई क्रोमोसोम इज हेट्रोक्रोमैटिक। वाई क्रोमोसोम पूरा का पूरा डिफरेंट होता है, इसलिए हेट्रोक्रोमैटिक बोल देते हैं। तो ये हो गई हमारे क्रोमोसोम्स की और बातें। फिर केमिकली अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोम्स में क्या क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, जिसके पास डीएनए 40% है। डीएनए आप ऐसे लिखना, डीएनए 40% है। आरएनए जो है वो कितना प्रेजेंट है, 10% है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स है, तो कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन, हिस्टोन या फिर बेसिक प्रोटीन कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन या फिर बेसिक प्रोटीन कहते हैं। तो वो कितना है, 40 से 50% तक प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 10% होते हैं। तो ऐसा सब कुछ मिला करके ये 4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो भाई इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में, एमसीक्यू के अंदर। ये 4 ऑप्शन तो आपको यहीं मिल गए, तो इसे नीट लिख करके नोट डाउन कर लो। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट, हमने इस चैप्टर की जितनी भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनसे रिलेटेड जो भी बातें बहुत हाईलाइट करने वाली थी, स्पेशली साइंटिस्ट और यूनिक चीज़ों को लेकर एक पूरा क्विक समरी हमने इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली। और अब बारी है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। तो अपना पेन पेपर कॉपी लेके तैयार हो जाइए और मेरे साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाइए, एंड वील वॉच द फर्स्ट क्वेश्चन। बी क्विक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन, जहां पर हम सेल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? कौन सा वाला दिए गए ऑप्शंस में से प्रोकैरियोट नहीं है, यानी कि प्रिमिटिव सेल नहीं है? प्रिमिटिव सेल नहीं है मतलब कि पुराना वाला वो जो सेल था जो इम्प्रॉपर था, इसमें से वो कौन सा वाला नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा नॉट लिखा हो, ट्रू लिखा हो, फॉल्स लिखा हो, उन चीजों को जरूर मार्क कर लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। ऑप्शंस देखिए, नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैकेरोमाइसीज एंड ऑसिलेटोरिया। तो सैकेरोमाइसीज जो है इट इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। बाकी सारे प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसे, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट question is which of the following cell organelle are non-membranous found in both prokaryotic and eukaryotic cell? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है कि दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी? आइए ऑप्शंस देखते हैं। लाइजोसोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? एडवांस स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक में। माइक्रोबॉडीज एडवांस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स है जो दोनों में प्रेजेंट है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, और वैक्यूल जो है फिर से यूकैरियोट में प्रेजेंट है। तो वो स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है, दैट इट इज प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोट्स एंड इन दी यूकैरियोट्स, ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट है। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इन यूबैक्टीरिया सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। यूबैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल जैसा ही होता है? पहला, न्यूक्लियस नहीं, राइबोसोम्स नहीं, सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जरूर कैसा होता है? दोनों सेल्स में एक जैसा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल? कौन सा वाला इज नॉट ट्रू फॉर द यूकैरियोटिक सेल? पहला ऑप्शन, इट हैज 40s टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, 40s टाइप ऑफ राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे। 40s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। हाँ बिल्कुल, साइटोप्लाज्म में जरूर 40s टाइप है, पर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल में नहीं है। डीएनए जरूर है, उसके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट जरूर है, सेमी ऑटोनॉमस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, बट इट इज नॉट 40s। एस क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के लिए एस लगाया जाता है राइबोसोम के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए। यस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। क्या नहीं होता है? सो इट इज नॉट गोइंग टू हैव 40s टाइप ऑफ राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Clear? Next question. So next question is genes present in cytoplasm of eukaryotic cells are found in। जो genes cytoplasm में present होते हैं वो eukaryotic cells में कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनहेरिटेड वाया एग साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो इनहेरिटेड होता है वो एग साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। इसके बाद है गोल्जी बॉडीज एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है प्लास्टिड्स एंड इनहेरिटेड वाया मेल गैमीट। प्लास्टिड जो मेल गैमीट के साथ आ रहा है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो एग साइटोप्लाज्म के साथ आ रहा है। आप मुझे बताइए इसमें से आपको कौन से स्ट्रक्चर में लगता है कि जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल? टेल मी where the genes are present in the cytoplasm of eukaryotic cell. So they are present in the mitochondria and inherited via egg cytoplasm। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे, जो कहाँ कैसे जाएंगे? एक एग के थ्रू उसके साइटोप्लाज्म के साथ चले जाएंगे, ठीक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते तो नीट का एग्जाम थोड़ी होता। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। सेल तो हम क्लास 8th से पहली बार पढ़ा था, वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, अभी हम फिर से पढ़ रहे हैं। मतलब हमने 11th और 12th में भी सेल जो है उसको देखा। तो ये जो है ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है, तो यू पैनिक। तो ये वाली चीज़ें हमें प्रैक्टिस करने से आ जाती हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोज बाय। सेकेंडरी सेल वॉल कैसे ग्रो होती है? डीएमिनेशन से, कैल्सिटोनिन से, ऑपोजिशन से। सेकेंडरी सेल वॉल इनमें से किसी से भी ग्रो नहीं होती। सेकेंडरी सेल वॉल तब बनती है जब ऑलरेडी जो सेल है वो अपना फंक्शन छोड़ के डिवाइड करने की कैपेसिटी चालू कर देता है, डी डिफरेंशिएट हो चुका होता है। सो दीज आर नॉट इन्वॉल्व, सो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर?
सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। और एक और तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब सनलाइट जो है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, तो वो क्लोरोफिल के ही अंदर एब्जॉर्ब होती है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थायरॉइड दे देंगे, ग्रैना दे देंगे, प्लास्टिड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपसे पूछ लेंगे। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन में नहीं। मेम्ब्रेन में कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है क्या, वो तो सिर्फ मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में नहीं। थाइलाकॉइड में ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है वो थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो किस फॉर्म में और कैसे पूछे गए थे, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच, गलत ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल 50 से 90% स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता था, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता था। फिर प्रोटिस्ट एंड यूकैरियोट सही है, मिथेनोजेंस एंड प्रोकैरियोट सही है। तो सही ऑप्शन हमारा मिसमैच जो है वो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जबकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में देखा जाता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। It is present in the plant cell. Clear? Okay. So this question was asked in 2016. Clear? Okay. Now next question देखिए. Next question is which of the following components provide sticky character to the bacteria? कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्टिकी हो जाता है? ऑप्शंस देखिए। सेल वॉल तो भाई थिक होती है, रिजिड होती है, तो इसकी वजह से तो नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर सेल के कोई लेना देना नहीं है, क्यों स्टिकी करवाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं करवाएगी, नॉर्मल लिविंग स्ट्रक्चर है वो स्टिकी क्यों होगी। ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल है, ग्लाइकोकैलिक्स ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेल को क्या करा देता है, स्टिकी करा देता है, बैक्टीरिया के सेल को स्टिकी कंसिस्टेंसी, स्टिकी सेंसेशन देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, नीट में 2017 में पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? कौन सा वाला गलत मैच है। पहला प्लांट सेल एंड सेल्यूलोज बिल्कुल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल की सेल वॉल में सेल्यूलोज। नेक्स्ट है एल्गे एंड मिथाइल सेल्यूलोज, मिथाइलेज, एल्गे और मिथाइलेज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फंजाई और काइटिनेज, फंजाई में काइटिन प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया एंड लाइसोजाइम जो है वो भी सही है। सो मिसमैच जो है वो क्या है, एल्गे एंड मिथाइलेज। एल्गे एंड मिथाइलेज जो है वो मिसमैच स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था नीट में 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है। पहला ऑप्शन लाइसोसोम में बनता है, नहीं लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडल बैग। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल रखता है और सनलाइट अब्सॉर्ब कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही तो है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ जो सेल है उसी का पूरा खेल है, वही तो एनर्जी बना रहा है। इट प्रोड्यूसेस एटीपी, एनर्जी बनाता है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल, इट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। जहां पर एनर्जी बन रही है कार्बोहाइड्रेट से, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दी स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन क्लोरोप्लास्ट आर। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है फ्लैट एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक्चर्स रख करके। ऑप्शंस देखिए। क्रिस्टे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ग्रैना, हाँ ग्रैना ही था जिसमें थाइलाकॉइड्स जो थे उन्हें ऐसे अरेंज करके एक स्टैक जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। स्ट्रोमल लैमेला नहीं होगा, स्ट्रोमा नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। ओके। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन जो होता है इसको रेगुलेट करने वाला होता है वैक्यूल।
वैक्यूल रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक एक्सपेंशन? ऑप्शंस देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, वैक्यूल यस, प्लास्टिड नहीं, राइबोसोम नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी वैक्यूल, जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको जहां पर भी मिल जाए सेल से रिलेटेड, जहां पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा हो, ऑप्शन आपका किस तरफ जाएगा? वैक्यूल की तरफ। प्लांट में बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल में नहीं देखा जाता है, एनिमल सेल में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट कौन सा होता है प्लांट सेल के वैक्यूल में? पहला क्लोरोफिल, तो लाइट को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए होता है। नेक्स्ट है केराटिनॉइड, जो कलर गिविंग पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर के अलावा प्लांट में जो भी कलर्स होते हैं वो केराटिनॉइड की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जरूर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, और ज़ैंथोफिल और केराटिनॉइड एक ही चीजें होती हैं जो अलग अलग कलर्स देते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, कोई भी कलर अदर देन ग्रीन, जो प्लांट में, प्लांट के पार्ट्स में, फ्रूट में, फ्लावर में जो भी कलर दिखते हैं वो ज़ैंथोफिल और केराटिनॉइड की वजह से ही दिखते हैं। तो एंथ्रोसाइनिन जो है ये ऐसा पिगमेंट है जो क्या कर लेता है, जो है वाटर सोल्यूबल, जो क्या है? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट इन प्लांट सेल वैक्यूल। क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के नीट एग्जाम में। आई होप दिस इज क्लियर। So we are done with the most important questions, we are done with the previous year question and we are done with the whole session explanation for the cell, जहां पर हमने एक क्विक समरी में डिवाइस किया अपना सेल का चैप्टर। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसमें से कोई भी टॉपिक अपना वीक समझते हैं या आपको दोबारा रिवाइज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और उस पेज पर आपके लिए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन होगा, जहां पर आप नीट सिलेक्ट करिए। नीट सिलेक्ट करने के बाद यहां पर नीट यूजी 40 डेज क्रैश कोर्स के नाम से जो फोल्डर है उस पे वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही उस पे वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन है पेज का और वॉच ऑल वीडियोस लिखा है। वहां आप अपने जो नीट की प्रिपरेशन है उसके लिए वीडियोस देख सकते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स है ये मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के साइट नीट पर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई फीस नहीं देनी है, 100% फ्री है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ, आई एम फॉलोइंग योर कमेंट्स। तो आप जो भी लिखते हैं मुझे समझ आ जाता है कितने स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हार्ड वर्किंगली पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने मान लो नहीं भी किया है तो एक बार मेंशन जरूर कर देना, सो दैट आई नो योर नेम, आई नो यू पर्सनली। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।